गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों क्लास लाइव हो चुकी है। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर जुड़ जाएंगे, जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाएंगे। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। मैं अभिषेक सुमन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल, अभिनंदन करता हूँ। दिस इज इंडियन पॉलिटी। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। अब क्लास लाइव हो चुकी है और अगर किसी की डिवाइस में अभी तक भी क्लास लाइव नहीं हुई है तो प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए या फिर बैक जाकर एक बार क्लास में री एंटर कर लीजिए। विवेक कुमार गुप्ता, अभिषेक शाक्य, अभिनय यादव, विजय सिंह, रोहित सिंह, प्रीति खुशवाहा, अंकित लहरी, राजेश कुमार गुप्ता, सुबोध दास, ये कुछ कमेंट्स हैं जो मुझे स्क्रीन पर नजर आए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर क्लास को लाइव वॉच कर रहे हैं जल्दी से यहाँ पर एक कमेंट कर दीजिए। कीर्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और रामेश्वर नाथ, विभास सिंह, धनंजय बर्मन, अंशित कुमार, इकबाल, हबीबा इकबाल, दीपक शाक्य, हिमांशु कुमार, स्वरूप नंदा, बलराम मीना, कोमल, सोनी, नेहा, मोहिनी, सुमित मौर्य, साहिल, देवेंद्र, वंशिका, दीपांशु, गरिमा, संध्या, अवकाश, निशा, कनक, अनुज, रोहित, आदित्य। हाँ जी, सारे के सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से। क्लास लाइव हो चुकी है और जितने भी लोग यहाँ पर क्लास को लाइव वॉच कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट एक कमेंट यहाँ पर जरूर करें ताकि हमें पता रहे कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं ना जो क्लास को लाइव वॉच करते हैं। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट का ये कहना है कि सर हम तो बाद में आराम से जब सोकर उठते हैं ब्रेकफास्ट करके आराम से क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में वॉच कर लेते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे लोग, जल्दी से यहाँ पर एक एक कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी लोगों का। जी नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं अभिषेक सुमन आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दिस इज इंडियन पॉलिटी क्लास और इसमें हम बात करने वाले हैं केवल और केवल इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और आप जानते हैं कि अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो भारत में राज्य करने की व्यवस्था या द सिस्टम टू रूल इन इंडिया इज नोन एज इंडियन पॉलिटी। भारत में राज्य व्यवस्था या भारत में राज्य करने की व्यवस्था को ही भारतीय राज्य व्यवस्था कहा जाता है, इंडियन पॉलिटी कहा जाता है। और इंडियन पॉलिटी में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो सबसे पहला यूनिट पढ़ने के लिए होता है दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वो होता है भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत तो तभी से हो जाती है जब भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है, यानी कि जब सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, वहीं से भारत का संवैधानिक विकास शुरू हो जाता है। लेकिन एक्चुअली या वास्तविक तौर पर हम भारत के संवैधानिक इतिहास को पढ़ते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, क्योंकि वही सबसे पहला अधिनियम और सबसे पहला एक्ट था जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ नियम और कानून बनाए गए थे। समझ गए बात? तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी में द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हेडिंग डाल लीजिए। दिस इज इंडियन पॉलिटी। हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। दिस इज इंडियन पॉलिटी। हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि भारत में राज्य करने की व्यवस्था। और आप जानते हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था किससे चलती है? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या भारत के संविधान से चलती है।
इसीलिए इंडियन पॉलिटी का हमारा सबसे पहला टॉपिक, ये मान के चलिए ये इंडियन पॉलिटी का सबसे पहला टॉपिक है, लेकिन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में भी हमें ये टॉपिक पढ़ना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर उसमें जीएस आती है और जीएस में पॉलिटी आती है, तो डेफिनेट सी बात है आपको एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का, हिंदी में लिखेंगे संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। और सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर हम भारत के संवैधानिक विकास की बात करें तो इसको हमने दो फेजेस में या दो चरणों में विभाजित किया है। देयर आर टू फेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें इसका फर्स्ट फेज, इसका जो प्रथम चरण है, इसे हमने दो चरणों में विभाजित किया है, जिसमें से इसका फर्स्ट फेज या प्रथम चरण कहलाता है कंपनी रूल, यानी कि कंपनी के अधीन शासन या कंपनी का शासन। और आप जानते होंगे यहां पर किस कंपनी की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1857 के बीच में जितने भी एक्ट्स और जितने भी अधिनियमों के बारे में हम बात करेंगे, वो सारे के सारे ही किसके अंतर्गत आएंगे, कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन। और इसके अगर हम सेकंड फेज, इसके अगर हम द्वितीय चरण के बारे में बात करें, इसका सेकंड फेज या इसका द्वितीय चरण, ये कहलाता है दोस्तों, लिखेंगे क्राउन रूल, यानी कि ताज का शासन। कहने का मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1857 की क्रांति होने तक हमारे देश में जितने भी एक्ट्स, जितने भी अधिनियम पारित होकर आएंगे, वो सारे के सारे कंपनी शासन के तहत होंगे। कहने का मतलब 1857 तक भारत में शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई और भारत से मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया गया, तो कंपनी के हाथों से शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया गया। इसीलिए उसको हमने क्या कहा, ताज का शासन, यानी कि क्राउन रूल। क्राउन रूल की शुरुआत 1858 से होती है, 1858 से होती है, और 1858 से लेकर हमारी आजादी तक 1947 तक हमारे देश में चलेगा क्राउन रूल, यानी कि ताज का शासन, यानी कि क्राउन का शासन। कहानी की शुरुआत वहीं से हो जाती है, कहानी की शुरुआत वहीं से हो जाती है जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। दोस्तों आप जानते होंगे कि जब हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य चल रहा था, और मुगल साम्राज्य में यहां पर शासन कर रहा था मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर के शासनकाल में ही 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डे नहाल नाम का सबसे पहला ब्रिटिशर, सबसे पहला अंग्रेज भारत आया। और आप जानते होंगे 1599 में, 1599 ईस्वी में भारत में आने वाला फर्स्ट ब्रिटिशर, यानी कि प्रथम अंग्रेज, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में भारत आया, जिसका नाम था जॉन मिल्डे नहाल। जॉन मिल्डे नहाल ही वो सबसे पहला ब्रिटिशर माना जाता है, सबसे पहला अंग्रेज माना जाता है
जो कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में भारत आया था। कहने का मतलब जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ 1599 में, तो उस समय भारत का मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ करता था। जॉन मिल्डेनाहल कुछ समय के लिए यहां पर रुका, उसके बाद ये वापस लौट गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, वापस ब्रिटेन में जाकर इसी ने एक ग्रुप बनाया जो कि ट्रेडर्स का ग्रुप था। इसी ने एक दल बनाया जो कि व्यापारियों का दल था, और इस दल का नाम रखा गया मर्चेंट एडवेंचर्स। अंग्रेजों के व्यापारियों के द्वारा एक दल बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम मर्चेंट एडवेंचर्स रखा गया। और यही मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का ग्रुप उस समय की ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से भारत और भारत जैसे अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने की परमिशन लेने के लिए गया। कहने का मतलब याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस समय अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, जिस समय अंग्रेज भारत में आए, उस समय मुगल एम्परर यानी कि उस समय मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ करता था। और आप जानते हैं कि मुगल एम्पायर में, मुगल साम्राज्य में सबसे महान मुगल बादशाह किसे माना जाता है? अकबर को माना जाता है, क्योंकि ये एक सेकुलर रूलर, एक धर्मनिरपेक्ष शासक हुआ करता था। और इसी के द्वारा हिंदुओं पर लगाया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर और जजिया जो कर हुआ करते थे, वो समाप्त कर दिए गए थे। उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था। और अगर हम उस समय ब्रिटेन की ताज के बारे में बात करें या ब्रिटिश क्राउन की बात करें, तो आप जानते हैं कि उस समय ब्रिटिश ताज किसके पास था? क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। उस समय ब्रिटेन की महारानी, उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम हुआ करती थी। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम हुआ करती थी। जो लोग साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो क्लास ओवर होने के बाद ये जो पूरी की पूरी बोर्ड की पीएनजी है, ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप लोगों को दे दी जाएगी। बेटर सबसे ज्यादा यही है कि अगर आपके पास टाइम है, समय है, और सबसे मेन चीज है, अगर आप क्लास को, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास को लाइव वॉच करते हैं, तो अगर लाइव वॉच करने का आपके पास टाइम है, तो डेफिनेटली आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप साथ के साथ नोट करते रहें, जो भी आपको बताया जाता रहे। समझ गए बात? तो आप चाहें तो साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप इतनी तकलीफ नहीं उठाना चाहते हैं, तो ये जो बोर्ड पर मैं आपको लिख रहा हूं, इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब मैंने आपसे कहा कि जो अंग्रेजों का व्यापारियों का दल बना, जो कि मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का ग्रुप बना, यही मर्चेंट एडवेंचर्स महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से भारत में व्यापार करने की परमिशन लेने के लिए गया। और ध्यान रखेंगे, महारानी एलिजाबेथ के ही द्वारा मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को एक राजलेख दिया गया, एक चार्टर दिया गया, जिसे कहा जाता है, हेडिंग डालिए, चार्टर ऑफ 1600, या हिंदी में लिख सकते हैं सन 1600 का राजलेख। ये वो सबसे पहला अधिकार पत्र था, ये वो सबसे पहला राजलेख था जो कि महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को दिया गया था। और ध्यान रखेंगे,
इस राजलेख पर महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने साइन किए सन 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। और जब एलिजाबेथ टेलर के द्वारा इस राजलेख को साइन किया गया, इस अधिकार पत्र को साइन किया गया, तो आप जानते होंगे 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ही इन लंदन में स्थापना हुई। लिखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was founded। इसी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और सबसे ही पहला पॉइंट लिखेंगे, एज पर दिस चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ ट्रेड मोनोपोली of 15 years in India। हिंदी में लिखेंगे इसी राजलेख के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया। कहने का मतलब सन 1600 ईस्वी के चार्टर या राजलेख से महारानी एलिजाबेथ टेलर ने साइन करके मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के एक व्यापारियों के दल को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अगले 15 साल तक व्यापार करने का एक अधिकार दिया। कहने का मतलब, एक अधिकार का मतलब यह है कि अगले 15 साल में या अगले 15 साल तक भारत में व्यापार करने की जो शक्ति है, व्यापार करने का जो अधिकार है, वो केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई जाकर भारत में व्यापार नहीं कर सकता। और ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इनिशियल कैपिटल थी, जो प्रारंभिक पूंजी थी, वो 30,133 पाउंड्स थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इनिशियल कैपिटल या प्रारंभिक पूंजी 30,133 पाउंड थी और साथ में ध्यान रखेंगे इसमें इनिशियली 217 मेंबर्स, यानी कि इसमें कुल 217 सदस्य हुआ करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से ही सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अगले 15 वर्ष तक व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार शुरू किया उस समय इसमें 217 सदस्य हुआ करते थे, जिसकी टॉप मैनेजमेंट में, जिसके
शीर्ष पर एक गवर्नर हुआ करता था, एक डेप्यूटी गवर्नर यानी कि एक उप गवर्नर हुआ करता था, और साथ में इन्हीं के अधीन 24 मेंबर्स, इन्हीं के अधीन 24 सदस्य हुआ करते थे। सबसे ऊपर एक गवर्नर, उसके अधीन एक डेप्यूटी गवर्नर यानी कि उप गवर्नर, और ध्यान रखेंगे उन्हीं के अधीन हुआ करते थे 24 मेंबर्स यानी कि 24 सदस्य। और ध्यान रखेंगे गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और इन 24 सदस्यों को ही क्या कहा जाता था? गवर्नर एंड हिज काउंसिल, यानी कि गवर्नर और उसकी परिषद कहा जाता था, जिन्हें बाद में क्या कहा जाने लगा? ये कहलाने लगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या हिंदी में लिखेंगे इन्हें निदेशक मंडल कहा जाने लगा। ये कहलाने लगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या इन्हें निदेशक मंडल कहा जाने लगा। ये सारी की सारी व्यवस्था, ये सारे के सारे प्रावधान सन 1600 ईस्वी के चार्टर या राजलेख के तहत किए गए। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में सबसे पहला है ना, जो हम राजलेख पढ़ते हैं, सबसे पहला जो हम चार्टर पढ़ते हैं, दैट इज द चार्टर ऑफ 1600, वो है सन 1600 ईस्वी का राजलेख, जो कि एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा दिया गया था। इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस तरीके से व्यापार शुरू हुआ। लेकिन 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई और अकबर के मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह अकबर का पुत्र सलीम बना, जो कि जहांगीर के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया। और आप जानते होंगे कि जहांगीर के शासनकाल में या जहांगीर के दरबार में ही मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आगमन हुआ समुद्री मार्ग से भारत में आने वाले सबसे पहले ब्रिटिशर का। भाई 1599 में जॉन मिल्डेनाहल भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था, सबसे पहला ब्रिटिशर था, लेकिन ये भारत आया था बाय रोड यानी कि थल मार्ग से। लेकिन भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला सबसे पहला अंग्रेज, जो कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा, 1608 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया कैप्टन विलियम हॉकिंस। यहां पर कोई बालक कमेंट कर रहा था कि सर पहला अंग्रेज भारत में आने वाला कैप्टन विलियम हॉकिंस था। अब आपका जो डाउट है वो पूरी तरीके से दूर हो गया होगा, है ना। सन 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री मार्ग से भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज, सबसे पहला ब्रिटिशर था। और ध्यान रखेंगे ये एक शिप से भारत आया था, ये एक पानी के जहाज से भारत आया था। इसके पानी के जहाज का नाम था रेड ड्रैगन या हेक्टर। रेड ड्रैगन या हेक्टर नाम के जहाज से रेड ड्रैगन या हेक्टर नामक जहाज से जहांगीर के दरबार में आया सबसे पहला ब्रिटिशर, सबसे पहला अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ध्यान रखेंगे कैप्टन विलियम हॉकिंस उस समय के ब्रिटेन के महाराज जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर आया था और जेम्स प्रथम के द्वारा लिखा गया एक पत्र लेकर आया था जो उसने अकबर के नाम लिखा था, लेकिन अकबर की तो मृत्यु हो चुकी थी। इसीलिए जेम्स प्रथम का वो जो पत्र था वो इसने पेश किया
मुगल बादशाह जहांगीर को। और क्योंकि कैप्टन विलियम हॉकिंस फारसी और तुर्क भाषा जानता था, इसीलिए जहांगीर के द्वारा इसे फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी गई। जहांगीर के द्वारा फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन विलियम हॉकिंस को दी गई। कहने का मतलब, इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ नहीं, बल्कि ब्रिटेन का महाराज हुआ करता था, जिसका नाम था जेम्स फर्स्ट, जेम्स प्रथम। इस समय ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट या जेम्स प्रथम हुआ करता था। इसके बाद क्या हुआ, मुगल बादशाह जहांगीर से ही अंग्रेजों ने भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री, अपना सबसे पहला कारखाना लगाने की परमिशन प्राप्त की। और ध्यान रखेंगे, अगले पॉइंट में लिखेंगे, ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री। अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों ने भारत में अपनी सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की। ये भारत में अंग्रेजों के द्वारा लगाई जाने वाली सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री या टेम्परेरी फैक्ट्री थी। लेकिन इसके बाद इन 1613 लिखेंगे, सन 1613 ईस्वी में ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। लेकिन सन 1613 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपनी सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित की गुजरात के सूरत में। और ये तो आप जानते होंगे, भारत में अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर लगी थी? गुजरात के सूरत नामक स्थान पर लगी थी। जिसको जो भी चीज समझ में ना आए, वो पर्टिकुलर डाउट, वो पर्टिकुलर चीज आप यहां पर लिखकर भेज सकते हैं। जिसको जो चीज समझ में ना आए, वो आप यहां पर डाउट के रूप में लिखकर भेज सकते हैं। आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर कर दिया जाएगा। तो सन 1613 ईस्वी में अंग्रेजों की भारत में सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में लगी। और इसके बाद जहांगीर के ही दरबार में आने वाला दूसरा ब्रिटिशर 1615 ईस्वी में आया, जिसका नाम था सर टॉमस रो। सोलह सौ पंद्रह ईस्वी में जहांगीर के ही दरबार में एक और ब्रिटिशर आया, एक और अंग्रेज आया, जो कहलाता है सर टॉमस रो। और ध्यान रखेंगे, ये भी किसका प्रतिनिधि था? ही वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स फर्स्ट। ये भी ब्रिटेन के महाराज जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर आया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई साहब, ये क्यों आया? है ना, सवाल ये उठता है कि ये क्यों सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में क्यों आया? याद कीजिए, जब सन 1600 ईस्वी का चार्टर या जब सन 1600 ईस्वी का राजलेख ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया था, तो उसके तहत भारत और भारत जैसे अन्य पूर्वी देशों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष तक व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया था। लेकिन वो 15 वर्ष सन 1600 ईस्वी से लेके कब तक होंगे? सन 1615 ईस्वी तक। इसीलिए सन 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो
जेम्स प्रथम का ही एक और अधिकार पत्र लेकर आया, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आजीवन भारत में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया जा चुका था। इसलिए सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। कहने का मतलब इस तरीके से भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों का व्यापार भारत में स्टार्ट हुआ या शुरू हुआ। अब सन 1600 ईस्वी से लेके सन 1700 ईस्वी तक, यानी कि मात्र लगभग 100 सालों में अंग्रेजों ने भारत के 3 महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध बंदरगाहों पर अधिकार करके उन्हें अपनी प्रेसिडेंसीज बना लिया। और आप जानते हैं वो कौन कौन से थे? कलकत्ता, मद्रास और बंबई। ये 3 की 3 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में या अंग्रेजों की भारत में 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, 3 मुख्यालय हुआ करते थे, और ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करते थे भारत के। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन 1640, 1640 ईस्वी में। सबसे पहला पॉइंट इन 1640 लिखिए, फ्रांसिस डे फाउंडेड मद्रास। सन 1640 ईस्वी में फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास शहर की स्थापना की गई। इनिशियली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर यानी कि किराए पर लिया था, लेकिन यहीं पर 1640 ईस्वी में आधुनिक मद्रास शहर की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई, जो कि अंग्रेजों की भारत में एक महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। इसके बाद सिक्सटीन 1668 से लेकर 1677 तक इसके बाद 1668 ईस्वी से लेकर 1677 ईस्वी तक बेसिकली हुआ क्या था? जब अंग्रेज भारत में व्यापार कर रहे थे तो आप जानते होंगे कि यूरोपियंस में भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपियंस तो पुर्तगाली थे, यानी कि पुर्तगालियों का यहां पर व्यापार पहले से चल रहा था। पुर्तगालियों की राजकुमारी हुआ करती थी कैथरीन ब्रिगेंजा और अंग्रेजों का राजकुमार चार्ल्स हुआ करता था। तो 1661 ईस्वी में क्या हुआ? ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स का विवाह पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ किया गया। और जब पुर्तगालियों की राजकुमारी का विवाह अंग्रेजों के राजकुमार के साथ हुआ तो ध्यान रखेंगे, पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंस चार्ल्स को दहेज में बॉम्बे दिया गया, बंबई दिया गया। लेकिन चार्ल्स को बंबई का कोई काम नहीं था, इसीलिए चार्ल्स ने बंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, 10 पाउंड सालाना किराए पर, पूरा का पूरा बंबई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, सन 1668 से 1677 ईस्वी तक लिख लीजिएगा, गैरोल्ड आंगियार फाउंडेड बॉम्बे सिटी। लिखेंगे गैरोल्ड आंगियार के द्वारा, गैरोल्ड आंगियार द्वारा बंबई की स्थापना की गई। बंबई का संस्थापक माना जाता है गैरोल्ड आंगियार। सर आप जो बोलते हो सब लिखवाया करो मेरे भाई, मैंने आपके हाथ थोड़ी पकड़े हैं, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। आप पूरा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है।
आप स्कूल के बच्चे थोड़ी हो, आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। 1668 से लेके 1677 तक गैरोल्ड आंगियार के द्वारा बंबई शहर की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे, इसके बाद 1697 से लेकर सन 1700 ईस्वी तक जॉब चारनॉक के द्वारा स्थापना की गई कैलकाटा की, कलकत्ता। मद्रास की स्थापना करके अंग्रेजों ने मद्रास में एक किला बनवाया जो कहलाता था फोर्ट सेंट जॉर्ज। और कलकत्ता की स्थापना करके यहां पर बनवाया गया फोर्ट विलियम्स। कहने का मतलब सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और सन 1700 ईस्वी तक आप जानते हैं कि भारत के 3 महत्वपूर्ण बंदरगाह कलकत्ता, मद्रास और बंबई पर अधिकार हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि बताइए फाउंडर ऑफ मद्रास, मद्रास का संस्थापक, बंबई का संस्थापक, कलकत्ता का संस्थापक, किसी का भी पूछ लेंगे आप तुरंत आंसर कर देंगे। सर ये ट्रेड करने का अधिकार कौन देता था? या तो ब्रिटेन की महारानी देगी या ब्रिटेन का महाराज। क्लियर हो गई बात? तो अब 3 शहरों की स्थापना भारत में हो चुकी थी सन 1700 ईस्वी तक। कहने का मतलब सन 1700 ईस्वी तक कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे तीनों ही प्रेसिडेंसीज में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नियुक्त कर दिए गए थे एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल। इसका मतलब कलकत्ता में गवर्नर एंड काउंसिल अलग, मद्रास में गवर्नर एंड काउंसिल अलग और बंबई में गवर्नर एंड काउंसिल अलग। इसके बाद अगला चार्टर, अगला राजलेख लिखेंगे। इसके बाद आया चार्टर ऑफ 1726, 1726 का राजलेख। चार्टर ऑफ 1726 या 1726 का राजलेख। और ध्यान रखेंगे सन 1726 के राजलेख के ही तहत एक महत्वपूर्ण काम किया गया। अभी तक कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के लिए जो भी कानून बनाए जा रहे थे वो उस गवर्नर एंड काउंसिल के द्वारा बनाए जा रहे थे जो कहां पर स्थापित थी? इंग्लैंड में, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी।
लेकिन अब 1726 का राजलेख या चार्टर के तहत ये प्रोविजन कर दिया गया, ये प्रावधान कर दिया गया कि अब कलकत्ता, मद्रास और बंबई के गवर्नर और उनकी परिषदें विधि बना सकेंगी या कानून बना सकेंगे। इसीलिए एक ही पॉइंट आपको लिखना है, लिखेंगे एज पर दिस चार्टर, इस राजलेख के तहत, एज पर दिस चार्टर गवर्नर एंड काउंसिल got the power to make laws for Calcutta, मद्रास एंड बॉम्बे। हिंदी में लिखेंगे इस राजलेख के तहत कलकत्ता, मद्रास इस राजलेख के तहत कलकत्ता, मद्रास और बंबई के गवर्नर एवं परिषद को कलकत्ता, मद्रास और बंबई के गवर्नर एवं परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अभी तक तीनों की तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए कानून बनाया जा रहा था ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से, उस गवर्नर एंड काउंसिल के द्वारा, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नर एंड काउंसिल इंग्लैंड में हुआ करते थे। तो जब 1726 का राजलेख भेजा गया तो उसके तहत यह तय कर दिया गया कि अब कलकत्ता के लिए कानून बनाने का अधिकार कलकत्ता के गवर्नर और उसकी परिषद को होगा, मद्रास के लिए कानून बनाने का अधिकार मद्रास के गवर्नर और उसकी परिषद को होगा, और बंबई के लिए कानून बनाने का अधिकार बंबई के गवर्नर और उसकी परिषद को होगा। कहने का मतलब सन 1600 ईस्वी से लेकर सन 1726 तक की ये कहानी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह हुआ कि जब 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 ईस्वी में हुई, और मुगल बादशाह औरंगजेब के मरने के बाद बहुत तेजी से मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अभी तक बंगाल मुगलों का ही एक राज्य हुआ करता था, मुगलों का ही एक प्रांत हुआ करता था, मुगलों का ही एक सूबा हुआ करता था, लेकिन अब बंगाल के ही सूबेदारों ने खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया। और आप जानते होंगे कि जो अभी तक मुगलों के अधीन मुगल सूबेदार हुआ करते थे बंगाल के, अब उन्होंने खुद को बंगाल में स्वतंत्र घोषित कर दिया और वो कहलाने लगे बंगाल के नवाब। और आप जानते होंगे कि सन 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बन गया अली वर्दी खान। सत्रह सौ 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब अली वर्दी खान बना। अली वर्दी खान बना और 1740 से लेकर 1756 तक ये बंगाल का नवाब रहा। यानी कि ये मुगलों से इंडिपेंडेंटली क्या करने लगा, बंगाल में शासन करने लगा।
लेकिन ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से पूरे के पूरे बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड करने की या कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन ले रखी थी। और यही कारण है, यही रीजन है कि जब बंगाल के नवाबों ने खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट कर लिया तो बंगाल के नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टैक्स मांगने लगे, कर की मांग करने लगे, और उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहने लगी कि हमें मुगल बादशाह से पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन मिली है, हम टैक्स नहीं देंगे। एक तरफ बंगाल के नवाबों के द्वारा टैक्स की मांग करना और दूसरी तरफ अंग्रेजों के द्वारा टैक्स देने से साफ साफ इनकार करना। यही रीजन हुआ, यही कारण हुआ कि बंगाल के नवाबों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वाद विवाद शुरू हो गया। और ये वाद विवाद एक बड़े युद्ध की तरफ पहुंचा, क्योंकि जब 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई तो बंगाल का नवाब बन गया सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का नाम आपने सुना भी होगा, ये बंगाल का नवाब हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना तो 1757 में 1757 ईस्वी में एक फेमस युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ प्लासी, जो कहलाता है प्लासी का युद्ध। अंग्रेज कर देने से मना कर रहे हैं, बंगाल के नवाब अंग्रेजों को कर देने के लिए कह रहे हैं। इसी की वजह से वाद विवाद शुरू हुआ और ये वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसने एक युद्ध का रूप ले लिया। अभी पूरी की पूरी कहानी क्या थी, ऑब्वियसली जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मुझसे तो ये सारी की सारी कहानी आपको हिस्ट्री में बताई जाएगी, लेकिन अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हमें केवल और केवल इस युद्ध से मतलब है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, और अगर हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, ही वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये बंगाल का सबसे पहला गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। और आप जानते होंगे इसी प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया, सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी गई। और आप कह सकते हैं, अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछें कि बताइए भारत में अंग्रेजों की शक्ति का विस्तार या अंग्रेजों के शासन का विस्तार कब से होना शुरू हुआ, दैट इज 1757 बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि प्लासी का युद्ध ही वो निर्णायक युद्ध था। अभी तक अंग्रेज भारत में केवल व्यापारी, केवल मर्चेंट्स हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, लेकिन पहली बार अंग्रेजों ने अपना प्रशासन यहां पर मजबूत किया, अपना शासन यहां पर मजबूत किया प्लासी के युद्ध को जीतकर 1757 में। और आप जानते होंगे इसके बाद एक और निर्णायक युद्ध लड़ा गया 1764 में, जो कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर। जो कहलाता है बक्सर का युद्ध। जब बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति का विस्तार होने लगा प्लासी के युद्ध से, तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए बंगाल में, और हमारे ही शासकों के द्वारा एक बार फिर से अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की कोशिश की गई बिहार के बक्सर नामक स्थान पर, जो कि बैटल ऑफ बक्सर कहलाता है। इसमें हमारी तरफ से 3 लोगों की सेनाएं लड़ी। सबसे पहला शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय, जो कि उस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था। इसके बाद शुजाउद्दौला, जो कि उस समय अवध का नवाब हुआ करता था। और इसमें लड़ा मीर कासिम, जो कि बंगाल का पूर्व नवाब हुआ करता था, यानी कि ये पहले बंगाल का नवाब था। 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई, बक्सर का युद्ध लड़ा गया। हमारी तरफ से तीन शासकों की सेनाएं अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी। और ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला था हेक्टर मुनरो।
अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला था हेक्टर मुनरो। हमारे 3 शासकों की सेनाएं मिलकर भी अंग्रेजों को पराजित नहीं कर सकी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में भी हेक्टर मुनरो के द्वारा शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला और मीर कासिम तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया गया, हरा दिया गया। और फाइनली बक्सर का युद्ध या बैटल ऑफ बक्सर ही वो निर्णायक युद्ध माना जाता है, जिसके तहत अंग्रेजों ने पूरे के पूरे बंगाल पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद बंगाल की नवाब बन बैठी। कैसे? इसके बाद 1765 में एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई, जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी इलाहाबाद की संधि के ही तहत लिखेंगे एज पर दिस ट्रीटी, या इसी संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द रेवेन्यू राइट्स फॉर एंटायर बंगाल। इसी संधि के तहत पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार, राजस्व वसूल करने के अधिकार अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। बंगाल का सबसे पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था, इसीलिए फ्रॉम 1765 टू 1772 लिखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अप्लाइड अ डायरकी इन बंगाल। हिंदी में लिखेंगे 1765 से 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। रॉबर्ट क्लाइव अप्लाइड अ डायरकी इन बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। अब ये द्वैध शासन क्या था भाई? अभी तक तो बंगाल के नवाब बंगाल की जनता से टैक्स वसूल कर रहे थे, कर वसूल कर रहे थे, रेवेन्यू राजस्व वसूल कर रहे थे। लेकिन जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई तो इसके तहत पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू जनरेट करने के या टैक्स वसूल करने के जो अधिकार थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। और क्योंकि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। द्वैध शासन का मतलब अब बंगाल के लोगों को 2 टैक्स पे करने होंगे, जिसमें से वो एक टैक्स, एक कर सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे और दूसरा कर वहां के स्थानीय दीवान को, जो कि नियुक्त कर दिया गया अंग्रेजों के ही द्वारा, राय दुर्लभ को। और जो राय दुर्लभ टैक्स वसूल करेगा बंगाल के लोगों से, अल्टीमेटली वो भी किसके पास जाएगा? अंग्रेजों के पास। कहने का मतलब अब अंग्रेजों के द्वारा बंगाल की जनता पर और भी ज्यादा प्रेशर डाल दिया गया, और भी ज्यादा उन पर दबाव डाल दिया गया। और इसी का नतीजा यह हुआ कि 1765 से लेकर 1772 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने जमकर बंगाल को लूटा। जमकर बंगाल को लूटा खसोटा गया, क्योंकि अपनी मनमानी कर सकती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और किसी भी तरीके से कोई भी नियम लागू करके वहां से लोगों से कर और टैक्स वसूला जा सकता था। वो बंगाल प्रांत, वो बंगाल राज्य जो भारत का सबसे ज्यादा अमीर और संपन्न प्रांत हुआ करता था, केवल ये 1765 के 7 सालों में उसे बंगाल का सबसे गरीब प्रांत बनाकर रख दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1765 के 1772 तक के इस पीरियड को ही तो क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज लूट ऑफ इंडिया। इसी पीरियड को कहा जाता है भारत की लूट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बुरी तरीके से बंगाल के लोगों को लूटा खसोटा गया, बुरी तरीके से बंगाल पर अत्याचार किए गए,
और यही कारण हुआ कि मात्र 7 सालों में बंगाल को सबसे गरीब प्रांत बनाकर रख दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार, घूसखोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब ध्यान आकर्षित हुआ ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि किसी भी तरीके से बंगाल में चल रही लूट खसोट को रोकना होगा, क्योंकि वो लूट खसोट करने वाले सारे के सारे कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सदस्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही मेंबर्स। बस फिर क्या था, ध्यान रखेंगे, उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करता था लॉर्ड नॉर्थ। उस समय ब्रिटिश पीएम या ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, इसी लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जो कहलाती थी सीक्रेट कमेटी, जो कहलाती थी गुप्त समिति। अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके प्रोपराइटर्स चला रहे थे, उसके मालिक चला रहे थे, अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग चला रहे थे। कहने का मतलब जिस पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण या कंट्रोल अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट का नहीं था। लेकिन अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जो कि सीक्रेट कमेटी कहलाती है, जो कि गुप्त समिति कहलाती है। और ध्यान रखेंगे, इसी गुप्त समिति के द्वारा यह रेकमेंड किया गया, यह सिफारिश की गई कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके प्रोपराइटर्स, उसके मालिक नहीं चलाएंगे, बल्कि हम ब्रिटेन की संसद से, हम ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक एक्ट पारित करके भेजेंगे, अधिनियम पारित करके भेजेंगे, कानून पारित करके भेजेंगे, और उसी कानून के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करना होगा। अब क्योंकि बात हुई एक अधिनियम की, एक एक्ट की, एक कानून की, एक नियम की, तो बस ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहीं से पैदा होती है, यहीं से जन्म होता है इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था का। और यहीं से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास, क्योंकि इसी सीक्रेट कमेटी के ही तहत, इसी गुप्त समिति की ही रिकमेंडेशन पर पारित करके भेजा गया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसे हम हिंदी में लिख सकते हैं 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम या विनियम अधिनियम। इसी कमेटी, इसी समिति की ही सिफारिश पर, रिकमेंडेशंस पर भारत भेजा गया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके मालिक, उसके प्रोपराइटर्स अपनी मर्जी के अनुसार चला रहे थे, लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चलेगी उन नियम और कानूनों के तहत जो कि बनाकर किसमें भेजे गए? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 या 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत भेजे गए। तो बस यहीं से हम पढ़ना शुरू करेंगे, यहीं से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में सबसे पहला फेज यानी कि कंपनी रूल, यानी कि कंपनी के अधीन शासन, यानी कि 1773 से लेकर 1857 तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी, रूल करेगी, लेकिन शासन करेगी उन कानूनों के तहत, उन कानूनों के अनुसार जो कानून बनाकर भेजे जाएंगे कहां से? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटेन की संसद से। लेकिन 1857 की जब क्रांति होगी और जब भारत से मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया जाएगा, तो मुगल साम्राज्य का अंत हो जाने के बाद ब्रिटेन की महारानी, जो उस समय विक्टोरिया हुआ करती थी, विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाएगा। और ध्यान रखेंगे, उसी के बाद
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त करके सारा का सारा शासन किसके हाथों में सौंप दिया जाएगा? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया जाएगा और वहीं से क्राउन रूल की क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। तो बस यहीं से शुरुआत होती है किसकी? आप हेडिंग डाल लीजिए, यहीं से शुरू होता है कंपनी रूल। यहीं से शुरू होता है कंपनी रूल या कंपनी का शासन। यहीं से शुरुआत होती है कंपनी रूल या कंपनी का शासन की। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर कब तक चलेगा? 1857 तक चलेगा। और इसी कंपनी रूल के तहत भेजा गया भारत में सबसे पहला एक्ट, सबसे पहला अधिनियम कहलाता है, हेडिंग डाल लीजिए, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। तो सबसे पहला एक्ट हम पढ़ेंगे कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन में, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो दोस्तों इस सेशन में हमने शुरुआत की इंडियन पॉलिटी की, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की। और भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे पहला ही टॉपिक जो हमें पढ़ना होता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो कहलाता है भारत का संवैधानिक विकास। उसके बारे में हमने रूपरेखा तैयार की और अब हम कंपनी का शासन पढ़ना शुरू करेंगे। ये सारी की सारी रूपरेखा और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपको इस सेशन में दी गई, उसका उद्देश्य केवल और केवल ये था कि भाई आप में से ज्यादातर लोग बिगिनर होंगे, ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप इंडियन पॉलिटी को पहली बार पढ़ रहे हैं तो इससे ज्यादा बेसिक और कुछ नहीं होता है इंडियन पॉलिटी में। एक्चुअली तो पॉलिटी की शुरुआत, पॉलिटी का जन्म कहां से होता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं डायरेक्ट आपको यहां पर कंपनी रूल हेडिंग डलवाकर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ाने लगता तो आप कभी नहीं समझ पाते। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। इसलिए आया क्योंकि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत में कंट्रोल रखना चाहती थी, नियंत्रण रखना चाहती थी और चाहती थी कि हमारे द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों के तहत ही भारत में शासन करे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए इस पूरे के पूरे सेशन में आपको बताया गया कि भारत से में अंग्रेजों के आने से लेकर और बंगाल के द्वैध शासन के अंत तक की कहानी, रेगुलेटिंग एक्ट आने तक की कहानी। तो अगले सेशन में दोस्तों जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे पढ़ना अबाउट कंपनी रूल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के संवैधानिक विकास में हम पढ़ना शुरू करेंगे कंपनी का शासन या कंपनी रूल, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से कहानी की शुरुआत करेंगे। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको भेज दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए पूरी तरीके से और इसको रिवाइज कर लीजिए। पहली बार हो सकता है पढ़ा हो इसलिए आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। चलिए मैं अभिषेक सुमन आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।